नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्येक बिंदु को, और इसके अंतर्गत इकाई 8 पढ़ रहे हैं हम। इकाई 8 में काव्यशास्त्र है। काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमने अभी जो काव्यशास्त्र की अवधारणा है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रकार, अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य, अलंकारों के प्रकार और ध्वनि सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब हम रीति सिद्धांत पढ़ेंगे। रीति सिद्धांत जो है उसके संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे और उसके अवधारणा और आयाम सभी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसकी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। काव्य रचना प्रक्रिया के माध्यम से, भाषा के माध्यम से चलती है। हमारा समूचा जीवन व्यवहार ही भाषा के माध्यम से परिचालित होता है। रोज़मर्रा की प्रचलित भाषा हमें विरासत में उपलब्ध होती है। इसी भाषा सामग्री को हम अपने अनुभव, विचार आदि को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। लोग व्यवहार में प्रचलित विचार विरासत में मिली इस भाषा को प्रयोग कवि भी अपनी काव्य रचना में करते हैं। अपनी रचना प्रक्रिया के क्रम में कवि इस भाषा के विन्यास को किसी विशिष्ट संवेदना या अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए किंचित तोड़फोड़ देता है। इस तोड़फोड़ से भाषा के पद या पद समूह किन्हीं विशेष अर्थ वक्ताओं से प्रदीप्त हो उठते हैं और उनमें सौंदर्य और रमणीयता उत्पन्न हो जाती है। कवि के लिए भाषा के रूप का नहीं, उसके स्वरूप का महत्व होता है। किसी खास संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट पद रचना द्वारा प्रचलित भाषा के स्वरूप में हुए परिवर्तन से उत्पन्न अर्थ और खास संवेदना का पाठकों तक संप्रेषण और समानुद्दीपन रचना प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने कवि की अनुभूति को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने के इस क्रम को मार्ग या रीति की संज्ञा दी है। क्या दिया है? भारतीय काव्यशास्त्रियों ने कवि की अनुभूति को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने के इस क्रम को मार्ग या रीति की संज्ञा दी है। पाश्चात्य काव्य चिंतन में इसे ही शैली की संज्ञा दी जाती है, जिसे अंग्रेजी में स्टाइल कहा जाता है। काव्य रचना की इस रीति का अध्ययन रीति संप्रदाय में किया गया है। रीति सिद्धांत संबंधी चर्चा करने वाला शास्त्र ही रीति शास्त्र है। रीति संप्रदाय की परंपरा हिंदी को संस्कृत काव्यशास्त्र से प्राप्त हुई है। अब हम पढ़ते हैं रीति निरूपण। रीति निरूपण में भारतीय काव्यशास्त्र में रीति के स्वरूप की चर्चा नाटक तथा काव्य को ध्यान में रखकर की गई है, जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली की विवेचना भाषण कला, रेटोरिक बोलते हैं अंग्रेजी में भाषण कला को, के संदर्भ में शुरू की गई है। इसके पश्चात लिखित भाषा के स्वरूप विश्लेषण के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होने लगा। भारतीय काव्यशास्त्री साहित्य अथवा काव्य भाषा के पद संगठना क्रम को विशिष्ट पद रचना या वचन विन्यास को ध्यान में रखकर रीति के स्वरूप को समझाने का उपक्रम करते रहे। उन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों की तरह भाषा को इस एक विशेष क्रम में प्रयोग किए जाने के पीछे छुपे कवि व्यक्तित्व को कुछ खास महत्व नहीं दिया। भारतीय काव्यशास्त्र में रीति को काव्य भाषा की विशेष गुणों वाली पद रचना माना जाता है, जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली को मुख्य और कवि के विशिष्ट व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानने का चलन है। भारतीय काव्यशास्त्र में यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्यशास्त्र में रीति को काव्य भाषा के विशेष गुणों वाली पद रचना माना जाता है, जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली को मुख्य तथा कवि के विशिष्ट व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानने का चलन है। रीति का अर्थ है लिखने का क्रम या विधान। यह भी पंक्ति बहुत अच्छी है, इसको याद कीजिए। रीति का अर्थ है लिखने का क्रम या विधान। लिखने का यह क्रम या विशिष्ट पद संगठन प्रत्येक कवि की अपनी निजी विशिष्टता होती है। पद संगठन की यह निजी विशिष्टता ही कवि के मैनरिज्म या रीति या पंथ का निर्माण करती है। पूर्व से प्रचलित संस्कृत काव्य रचनाओं में प्रयुक्त भाषा की विशिष्टताओं को परखने पर काव्यशास्त्रियों को उनमें विशेष प्रकार की पद रचना के दर्शन हुए। संस्कृत तथा उसके गहरे प्रभाव वाली हिंदी भाषा की रीति में जो लंबी लंबी समास युक्त रचनाएं थीं, वही उनकी विशिष्टताएं थीं, और इस पद रचना से ही वे जान पाए कि काव्य की भाषा व्यवहारिक भाषा से भिन्न होती है।
रीति से संबंधित कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं इस बात की पुष्टि करती हैं। वामन के अनुसार रीति का अर्थ विशेष प्रकार की पद रचना है। वामन के अनुसार क्या है? रीति का अर्थ विशेष प्रकार की पद रचना। राजशेखर रीति को वचन विन्यास क्रम कहते हैं। विश्वनाथ के अनुसार रीति का अर्थ पद का संयोजन है। ये सभी हमें याद रखना है। वामन कहते हैं विशेष प्रकार की पद रचना, राजशेखर कहते हैं वचन विन्यास क्रम, विश्वनाथ के अनुसार रीति का अर्थ पद का संयोजन है। इन परिभाषाओं पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि इन शास्त्रियों ने रीति के संदर्भ में लेखन में परिलक्षित होने वाले पदों या पद संगठन की विशेष प्रकार की रचना, विन्यास, संयोजन तथा भंगिमा को मानदंड के रूप में प्रयोग किया था। प्रश्न उठता है कि काव्य भाषा की पद रचना या पद विन्यास अगर विशेष है तो यह विशेषता उनमें होती कहाँ है? इसके प्रत्युत्तर में वामन कहते हैं कि वह गुण में होती है, अर्थात रीति विशेष पद रचना है और यह विशेषता अपनी अपनी पद रचनाएं अपने में समाहित करने वाले गुणों में होती है। इस तरह से कुछ विशेष गुणों से समाविष्ट या गुण विशेष वाली पद रचना ही रीति है और ऐसी रीति को ही वामन काव्य की आत्मा मानते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वामन क्या कहते हैं कि ये गुण में विशेषता होती है किसकी? काव्य भाषा के पद विन्यास अगर विशेष हैं तो विशेषता कहाँ होती? विशेषता उनके गुण में होती है, अर्थात रीति विशेष पद रचना है और यह विशेषता अपनी अपनी पद रचनाएं अपने में समाहित करने वाले गुणों में होती है। इस तरह से कुछ विशेष गुणों में समाविष्ट या गुण विशेष वाली पद रचना ही रीति है। ऐसी रीति को ही वामन काव्य की आत्मा मानते हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य लिखा है उन्होंने। रीतिरात्मा काव्यस्य किसने लिखा है? वामन ने लिखा है, याद रखिएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, बहुत पूछा जाता है ये। रीतिशास्त्र या रीति काव्य लिखने की परंपरा हिंदी में संस्कृत साहित्य से प्राप्त हुई, लेकिन रीतिशास्त्र या रीति काव्य का जो वास्तविक अर्थ है उससे विशिष्ट अर्थों में भिन्न है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों जैसे वामन ने रीति को उसी प्रकार काव्य की आत्मा माना जैसे रस और ध्वनि। ऐसी स्थिति में रीतिशास्त्र के अंतर्गत केवल उन्हीं ग्रंथों की चर्चा होनी चाहिए थी जिनमें रीति को काव्य की आत्मा मानकर काव्य के स्वरूप का विश्लेषण किया गया हो। किंतु हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल को रीति काल की संज्ञा देते हुए रीति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। उन्होंने रीति या मार्ग को काव्य रीति या काव्य लक्षण के रूप में ग्रहण करके उस काल को रीति काल कहा है। ऐसी स्थिति में रीतिशास्त्र के अंतर्गत केवल रीति सिद्धांत की रचना करने वाले ग्रंथ ही नहीं वरन उन सभी ग्रंथों का समावेश हो जाता है जिसमें काव्य के लक्षण देने का प्रयत्न किया गया है। अतः हिंदी साहित्य में रीतिशास्त्र या संप्रदाय का अर्थ तात्पर्य उन लक्षण देने वाले सिद्धांत चर्चा करने वाले सभी ग्रंथों से है जिनमें अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयवों आदि के लक्षण दिए गए हों। ऐसे ही रीति काव्य उस काव्य को कहेंगे जिसमें अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति आदि के उदाहरण के रूप में या इनका ध्यान रखकर काव्य रचना हुई हो, भले ही इनके लक्षण ना भी दिए गए हों। रीति शब्द का अभिप्राय जान लेते हैं। रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वामन ने किया है। भोज की परिभाषा को ग्रहण करते हुए रीति शब्द के अर्थ पर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, रीति शब्द रीढ़ धातु से क्विन प्रत्यय के योग से बना है। अतः रीति का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है मार्ग, पंथा, विधि, गति, प्रस्थान सब रीति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। याद रखिएगा, रीति कहाँ से निकल के आता है? वह मार्ग या पंथ या विधि जिसमें काव्य के अंतर्गत शब्द विन्यास की कला बताई जाए रीति कहलाती है। जैसे शरीर के अंग विन्यास का महत्व है वैसे ही काव्य में शब्द विन्यास का महत्व होता है। जो अंग जहाँ जैसा होना चाहिए वहाँ वैसा हो तभी वह सुंदर लगता है। कान की जगह आँख या आदमी का कान हाथी के कान जितना बड़ा हो जाए तो उसका सौंदर्य कम हो जाएगा। इसी तरह जहाँ जैसा शब्द प्रयोग उचित हो वहाँ वैसा होने पर ही काव्य की सुंदरता आती है। काव्यशास्त्र में रीति का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक काव्य की रचना पद्धति शैली
आदि के अर्थ में तथा दूसरा संस्कृत के एक संप्रदाय विशेष के अर्थ में, और वह संप्रदाय है आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय 9वीं शताब्दी में। समर्थक आचार्यों के बारे में जान लेते हैं। यद्यपि वामन से पूर्व भामा और दंडी ने रीति की विवेचना की है, किंतु इनमें से किसी ने भी रीति का लक्षण और उसकी परिभाषा नहीं बताई। सर्वप्रथम वामन ने 9वीं शताब्दी में रीति के लक्षण बताते हुए उसकी परिभाषा की। इस तरह से रीति शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता, रीति के लक्षणकर्ता के रूप में वामन ही रीति संप्रदाय के संस्थापक माने गए। वामन ने कहा है, आचार्य दंडी जिसे मार्ग कहते हैं उसे ही सर्वप्रथम वामन ने रीति कहा है। रीति शब्द का काव्य या काव्य मार्ग के व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए उन्होंने व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भी की है। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशिष्ट पद रचना ही रीति है। यहाँ विशिष्ट का अर्थ है गुण संपन्न, विशेषा गुणात्मा। इस प्रकार कह सकते हैं कि वामन काव्य का आधार रीति को तथा रीति का आधार गुण को मानते हैं। वामन काव्य का आधार रीति को मानते हैं और रीति का आधार गुण को मानते हैं, अतः गुण का ही काव्य का सर्वोत्तम तत्व सिद्ध किया गया है। गुण ही काव्य का सर्वोत्तम तत्व सिद्ध होता है। वामन के मत से रीति काव्य की आत्मा है, विशिष्ट पद रचना ही रीति हुई। उनकी दृष्टि में रीति के प्रमुखता 3 प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। रीति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति में देश में सबसे प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार से विशिष्ट है, जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। वैदर्भी रीति विदर्भादि देशों में, जैसे महाराष्ट्र के लगे हुए जो देश हैं, जो प्रदेश हैं, उनमें प्रसिद्ध है। गौड़ी रीति में ओज और कांति नामक गुण ही होते हैं। इसमें जो है मधुर गुण होता है, माधुर्य गुण होता है वैदर्भी में, और इसमें ओज और कांति नामक गुण होते हैं। गौड़ी रीति में इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है। यह उग्र पदों वाली रीति होती है। गौड़ी रीति जो होती है उग्र पदों वाली रीति होती है, समास के प्रयोग बहुत होते हैं। पांचाली रीति जो होती है, वैदर्भी और गौड़ी के अतिरिक्त वामन ने एक तीसरे भेद पांचाली की कल्पना की। इसमें माधुर्य और सुकुमारता का बाहुल्य है। किसमें माधुर्य और सुकुमारता का बाहुल्य होता है? तो पांचाली रीति में। वामन के अनुसार यदि काव्य की आत्मा रीति है तो रीति की आत्मा वैदर्भी रीति है। रीति की आत्मा वैदर्भी रीति है। वैदर्भी ही ऐसी रीति है जिसमें 10 गुणों का पूर्ण परिपाक देखा जाता है। वैदर्भी रीति ही सर्वश्रेष्ठ रीति है। रुद्रट जो है, इसके पश्चात वामन के पश्चात रुद्रट ने इसकी व्याख्या की है। वामन के पश्चात परवर्ती आचार्यों ने रीति की परंपरा को आगे बढ़ाया है। रुद्रट ने वामन की 3 रीतियों के अतिरिक्त एक चौथे भेद लाटी की उद्भावना भी की है। पहले क्या था? वैदर्भी, फिर गौड़ी, फिर पांचाली। उसके अलावा रुद्रट ने जो जोड़ी है उसमें लाटी जो रीति है वो जोड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने रीतियों के एक सामान्य आधार की भी कल्पना की। उनके विचार से समास ही रीति का निर्णायक तत्व है। जहाँ समास बिल्कुल ना हो वह वैदर्भी, जहाँ लघु हो वह पांचाली, जहाँ मध्य समास व दीर्घ समास हों वे क्रमशः लाटी और गौड़ी रीति माने जानी चाहिए। या फिर ये इसको फिर से पढ़ें, जहाँ समास बिल्कुल ना हो वहाँ वैदर्भी, जहाँ लघु हो वहाँ पांचाली, जहाँ मध्य हो वहाँ लाटी, और जहाँ दीर्घ समास हो वहाँ गौड़ी रीति मानी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त किस रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होनी चाहिए इसका भी विवेचन उन्होंने किया। जैसे श्रृंगार, करुण आदि वैदर्भी और पांचाली या रौद्र में गौड़ी का प्रयोग होना चाहिए। राजशेखर जो थे, राजशेखर ने प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति के अंतर को सुस्पष्ट करते हुए रीति संबंधी पूर्व विवेचन को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार
वेश विन्यास क्रमः प्रवृत्ति, विलास विन्यास क्रमो वृत्ति, वचन विन्यास क्रमो रीति। अर्थात वेश विन्यास की का प्रकार प्रवृत्ति है, विलास विन्यास का प्रकार वृत्ति है, वचन विन्यास का प्रकार रीति है। अर्थात प्रवृत्ति का संबंध वेशभूषादि, वृत्ति का क्रियाकलाप व्यवहार, रीति का संबंध भाषा और बोलचाल आदि से है। रीति के भेदों के अंतर्गत राजशेखर ने रुद्रट की लाठी के महत्व को स्वीकार न कर केवल वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी को ही मान्यता दी है। अब आपको याद रखना है कि लाठी किसने दी है? रुद्रट ने दी है। टा से याद रखिएगा, रुद्रट के अक्षर जो टा है वैसे ही लाठी में भी एक टा शब्द है, ऐसे याद रख लीजिएगा जिससे आपको याद रखने में सरलता हो। लेकिन बाद में राजशेखर ने फिर से इसको नकार दिया। राजशेखर के मतानुसार वैदर्भी समास रहित स्थान अनुप्रास तथा योग वृत्ति से युक्त पांचाली अल्प समास, स्वल्पानुप्रास और उपचार वृत्ति से युक्त तथा गौड़ी दीर्घ समास अनुप्रास युक्त और योग वृत्ति परंपरानुगत होती है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कुंतक हैं ने रीति की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित करते हुए उसे कवि स्वभाव के रूप में ग्रहण किया है। उन्होंने काव्यशैली या रीतियों के प्रादेशिक वर्ग विभाजन को अस्वीकार करते हुए माना कि रीति कवि मार्ग है। रीति जो है वो कवि मार्ग है, कवि जनों के स्वभाव क्रम से इसका ग्रहण होता है। इनके शब्दों में कवि स्वभाव भेदत्वाद मार्गा रीति ही है, अर्थात जो कवि का स्वभाव है, कवि जिस स्वभाव के मार्ग पर चलता है वही रीति कहलाती है, उसकी रीति कहलाती है, पर्टिकुलर कोई एक कवि की रीति कहलाती है। वे मार्ग को 3 भागों में विभक्त करते हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। संप्रति तत्र ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतवा सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चो मयात्मकः। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वर्गीकरण क्रमशः सरल शैली, चमत्कार शैली और समन्वित शैली के उदाहरण हैं। सुकुमार मार्ग क्या होता है? इस मार्ग में प्रतिभा जनित सहज नैसर्गिक गुणों और विशेषताओं का समावेश रहता है। उक्ति वैचित्र या अलंकार अनायास और सहज रूप में से आते हैं। इसमें रस प्रवणता होती है तथा प्रसाद और माधुर्य गुण की बाहुल्य होता है। विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग में प्रसाद और माधुर्य गुण का बाहुल्य होता है। प्रश्न बन सकता है नेट में या फिर आपके पीएससी में भी प्रश्न बन सकता है, कठिन अगर पूछें तो वो। विचित्र मार्ग में ये अलंकारिक मार्ग या कला मार्ग है। विचित्र मार्ग होता है अलंकारिक मार्ग या कला मार्ग। इसमें वर्ण चमत्कार, शब्द चमत्कार, पदावली लालित्य, अर्थ की वक्रता, उक्ति की विचित्रता आदि विशेषताएं होती हैं। मध्यम मार्ग वह होता है जो संतुलित होता है। सुकुमारता और विचित्रता का सहज समन्वय इस मार्ग में होता है। इसमें भाव एवं कला की विशेषताएं समान रूप से विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कुंतक का रीति भेद सहजता एवं अलंकृति पर आधारित है। कुंतक ने रीति को कवि प्रस्थान हेतु कहते हुए रीति का निर्णायक आधार कवि स्वभाव को बताया है। भोज जो है ना 11वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने भी रीति के कुछ विशेषताएं बताई हैं अपने अनुसार। भोज ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाठी के अतिरिक्त 2 नए भेद जोड़े हैं, जिसमें अवंतिका और माधवी की सृष्टि करके उन्होंने इसकी संख्या 6 कर दी। किंतु परवर्ती विद्वान बामन के 3 भेदों को ही मानते रहे। भोज के अनुसार रीति की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा है। वैदर्वादी कृता पंथा काव्ये मार्ग इति स्मृता रींगताविति धीतोस्सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते। अर्थात वैदर्वादी पंथ काव्य के मार्ग कहलाते हैं। गत्यर्थक रीढ़ धातु से व्युत्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती है। इस प्रकार भोज ने मार्ग, पंथा या पथ और रीति को व्युत्पत्ति परक अर्थ के पर्याय सिद्ध करते हुए तीनों की अभिन्नता प्रतिपादित की है। उनके अनुसार रीति का अर्थ कवि गमन मार्ग है, जिसे कुंतक ने कवि प्रस्थान हेतु कहा है। कुंतक ने कवि प्रस्थान हेतु कहा है और कवि गमन मार्ग कहा है भोज ने। याद रखिएगा, नोट्स छोटे छोटे जो शब्द हैं ना, ये लिख लेना चाहिए। कवि गमन मार्ग, कवि प्रस्थान हेतु किस किस ने कहा है, पूछ लेते हैं। बहुत छोटे प्रश्न हैं, सरल हैं, आ सकते नहीं, आएंगे ही।
परवर्ती आचार रीति और वृत्ति को समाविष्ट करने का प्रयास करते हैं। आचार्य सिंह भूपाल पद विन्यास भंगी रीति के रूप में परिभाषित करते हुए रीति को 3 भागों में विभक्त करते हैं: कोमला, वैदर्भी, कठिना, गौड़ीय, मिश्र, पांचाली। काव्य प्रकाश आकार मम्मट वर्णानुन्यायी माधुर्य ओज प्रसाद गुणों की चर्चा करते हुए उपनागरिका माधुर्य युक्त, परुषा ओज युक्त, कोमला प्रसाद युक्त इन 3 वृत्तियों के वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति को सन्निविष्ट करते हैं। इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कठिन भाषा लग रही है लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। परवर्ती आचार रीति और वृत्ति को समाविष्ट करने का प्रयास करते हैं। आचार्य सिंह भूपाल पद विन्यास भंगी रीति के रूप में परिभाषित करते हुए रीति को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पद विन्यास भंगी रीति किसने लिखा है? आचार्य सिंह भूपाल। और कोमला वैदर्भी होती है, कठिना गौड़ीय होती है और मिश्र जो होती है मध्यम मार्गी जो होती है वो पांचाली होती है। काव्य प्रकाशकार मम्मट है ये। वर्णानुयायी माधुर्य ओज प्रसाद गुणों की चर्चा करते हुए उपनागरिका माधुर्य युक्त, परुषा ओज युक्त और कोमला प्रसाद युक्त इन 3 वृत्तियों में वैदर्भी उपनागरिका, गौड़ी परुषा ओज युक्त है, पांचाली जो है प्रसाद युक्त है, कोमला है, रीति को सन्निविष्ट करते हैं। रीति और गुण। दंडी ने गुण को रीति का मूल तत्व माना है। दंडी ने रीति को मूल तत्व माना है। गुण रीति का मूल तत्व किसको माना है? दंडी ने गुण को माना है। वामन ने गुण और रीति के संबंध को और भी दृढ़ करते हुए लिखा, विशिष्टा पद रचना रीति ही। वामन ने गुण और रीति के संबंध को और भी दृढ़ करते हुए लिखा है, विशिष्टा पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मा, अर्थात रीति का वैशिष्ट गुणात्मक है। रीति को विशिष्ट पद रचना और गुणों को उनका मूल तत्व मानते हुए वामन ने शब्द और अर्थ के आधार भेद से गुणों के 2 वर्ग कर दिए हैं। अतः शब्द गुण और अर्थ गुण 2 वर्ग कौन कौन से करे हैं? शब्द और अर्थ के आधार पर गुणों के किसने किए हैं? वामन ने किए हैं। शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन के शब्द गुण प्रायः सभी वर्ण योजना पदबंध या समूह शब्द समूह के चमत्कार हैं। वामन के शब्द गुण प्रायः सभी वर्ण योजना पदबंध या समूह शब्द समूह के चमत्कार हैं और अर्थ गुणों का आधार अर्थ सौंदर्य है। वामन से पहले भरत ने गुणों को भागवत विशेषता के रूप में स्वीकार करते हुए गुणों की संख्या 10 मानी है। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। श्लेष प्रसादः समता समाधि माधुर्य भोजः पदसो कुमार्यम अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणा दर्शते। अर्थात श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्य ओज पद सुकुमार्य अर्थ व्यक्ति उदारता एवं कांति ये 10 गुण हैं। दंडी ने भी इन्हीं गुणों को माना था। वामन स्थापित करते हैं कि रीति काव्य की आत्मा है जो गुणों पर आश्रित है। दंडी और वामन की गुण संबंधी धारणाओं में अंतर है। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार मानते हैं ना कि गुण, लेकिन वामन काव्य शोभा का आधार जो है हेतु जो मानते हैं वो गुण को मानते हैं। इस तरह वामन के विचार से गुण का महत्व अधिक है। वस्तुतः गुणों का सर्वप्रथम लक्षण ही वामन ने ही स्पष्ट किया है। उनके विचार से काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? काव्य के शोभा का हेतु जो है दंडी ने कहा है अलंकार को। उनके विचार से काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। वामन के अनुसार काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा अलंकार गुण द्वारा संपन्न काव्य शोभा को बढ़ाने वाले हैं, वे शोभा के मूल हेतु नहीं है। स्पष्टतः यह लक्षण इतना व्यापक है कि इसके अनुसार वे सारे तत्व जिससे कि काव्य सौंदर्य की सृष्टि होती है गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। शब्द और अर्थ का भेद करते हुए वामन ने गुणों की संख्या 20 निश्चित की है। वामन की विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे चलकर आनंदवर्धन ने 3 विकल्प उपस्थित किए हैं। क्या रीति और गुण अभिन्न है? क्या रीति गुणाश्रित है? क्या गुण रीति आश्रित है?
वामन ने रीति और गुण को अभिन्न माना है और उद्भट ने गुण को रीति आश्रित माना है। वामन ने रीति और गुण को अभिन्न माना है, उद्भट ने गुण को रीति आश्रित माना है। दोनों में अंतर है। आश्रित माना है उद्भट ने और इन दोनों को अभिन्न माना है वामन ने। इन दोनों ही मतों को अमान्य करते हुए आनंदवर्धन ने रीति को गुणाश्रित माना है। आनंदवर्धन ने गुणाश्रित माना है रीति को। गुणानाश्रित्याः तिष्ठन्ति माधुर्यदीना। आनंदवर्धन का पक्ष सर्वथा ग्राह्य है। रीति गुण के आश्रित है। शब्द समूह वर्ण समूह रूपी पद रचना का स्वरूप माधुर्य ओज आदि के द्वारा ही निर्धारित होता है। आनंदवर्धन मानते हैं कि गुण रस धर्म से जुड़े होते हैं। इस दृष्टि से की गई पद रचना मूलतः रसाभिव्यक्ति के ही साधन होती है। रीति का मुख्य कार्य है रस की गई अभिव्यक्ति करना। रस की अभिव्यक्ति वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, गुण के आश्रय से ही कर सकती है। वह माधुर्य ओज और प्रसाद के द्वारा चित्त में को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुँचाने में सहायक होती है। आनंदवर्धन के इस मत को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं कि रीति गुण के आश्रित है, परंतु गुण भी रीति निरपेक्ष नहीं है। निष्कर्षतः रीति और गुण एक नहीं है, परंतु उनका अन्योन्याश्रय संबंध है। आनंदवर्धन ने यही कहा है। दोनों में गुण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है। रीति मूलतः उसी के आश्रित रहती है, परंतु गुण की भी रीति से अप्रभावित नहीं रहता। रीति के वर्ण समूह और शब्द समूह चित्त की द्रुति दीप्ति परिव्याप्ति के निश्चय ही बाधक और साधक हो सकते हैं। अब हम शब्द गुण और अर्थ गुण पर बात करेंगे। शब्द गुण जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकौमार्यम, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। ओज को क्या कहा गया है? गाढ़ बंधत्व मोजा अर्थात रचना की गाढ़ता या गाढ़ बंधत्व ओज गुण कहलाता है। दंडी के मतानुसार जब वाक्यों में समास युक्त पदों की बहुलता होती है तो ओज गुण का उदय होता है। वामन का ओज गुण से अभिप्राय संश्लिष्ट शब्द रचना से था। वामन ओज गुण से अभिप्राय जो था वो संश्लिष्ट शब्द रचना से था। प्रसाद जो है शैथिल्यम प्रसादा अर्थात रचना की शिथिलता ही प्रसाद गुण है। शैथिल्यम प्रसादा रचना की शिथिलता ही प्रसाद गुण है। और मसृणत्वम श्लेषा अर्थात मसृणत्व या कोमलता को श्लेष कहते हैं। मार्गभेदा समता अर्थात मार्ग का अभेद या शैली की एक रूपता ही समता गुण है। समाधि जो है आरोहावक्रमः समाधि ही अर्थात शैली का उतार चढ़ाव ही समाधि है। माधुर्य जो है पृथक पदत्वम माधुर्यम अर्थात शब्दों की पृथकता ही माधुर्य गुण है। सौकुमार्यम अजरठत्वम सौकुमार्यम अर्थात कठोरता का अभाव ही सौकुमार्य है। उदारता है विकटत्व मुदारता अर्थात रचना शैली की विकटता ही उदारता है। अर्थ व्यक्ति हेतुत्व मर्थ व्यक्ति ही अर्थात गुण वह गुण जिसमें अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है अर्थ व्यक्ति कहलाता है। कांति जो है औज्ज्वल्यम कांति ही अर्थात रचना शैली की उज्ज्वलता या नवीनता का नाम ही कांति है। शब्द गुणों की उपर्युक्त सूची में कई अंतर विरोध हैं। वामन ने रचना के गंभीर बंधत्व को ओज गुण माना है तो आगे चलकर उसके सर्वथा विरोधी गुण रचना की शिथिलता को भी प्रसाद गुण मान लिया है। एक और वे शैली की एक रूपता को समता गुण मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वे शैली के उतार चढ़ाव को भी गुण मान लेते हैं। कई गुण ऐसे हैं जिनके नाम और अर्थ में परस्पर संगति नहीं बैठती, जैसे श्लेष माधुर्य उदारता आदि गुण। वामन को इन संगतियों का आभास था तथा उन्होंने इनके निराकरण का प्रयास भी किया, यद्यपि उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अगला जो है अर्थ गुण है। जिन 10 गुणों का उल्लेख ऊपर किया गया वे ही 10 अर्थ गुण भी हैं।
जिनकी उनकी संख्या और नामकरण में कोई विभेद नहीं है, सिर्फ उनकी व्याख्या आचार्य वामन ने अलग तरीके से की है। जहाँ शब्द गुणों में रचना के प्रगाढ़ बंधन को ओज कहा गया है, वहाँ अर्थ गुणों में अर्थ की प्रौढ़ता को ओज गुण माना जाता है। अर्थस्य प्रौढ़ी रोजः। इसी तरह अर्थ की विमलता को प्रसाद, क्रामिक घटना को श्लेष, अर्थ की सुगमता को समता, अर्थ के दर्शन को समाति, उक्ति वैचित्र को माधुर्य, अर्थ की सुकुमारता को सुकुमार्य, अग्राम्यत्व को उदारता, वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता को अर्थव्यक्ति तथा रस की दीप्ति को कांति गुण कहते हैं। अब हम गुण के प्रकार भी देख लेते हैं। रीति के प्रसंग में गुणों का वर्णन अपेक्षित है। गुणों के संबंध में आचार्यों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। भावगत विशेषता के रूप में स्वीकार करते हुए भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्यम, मोजम, पद, सौकुमार्यम, अर्थस्य च, व्यक्तिरुदारता च, कांतिश्च, काव्यश्च गुणा दशैते। आचार्य दंडी ने भी 10 गुण ही माने, किंतु क्रम थोड़ा अलग है। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, रुदारत्व, मोजा, कांति, समाधया। दंडी के अनुसार अनेक परिभाषाएं भरत से भिन्न है। उनके समाधि, कांति आदि गुणों का तो भरत के समाधि, कांति आदि से कोई संबंध ही नहीं है। वे गुणों के मार्ग के आधार रूप में ग्रहण करते हैं। वामन रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए उसे गुण पर आधारित बताते हैं, किंतु दंडी और वामन की गुण संबंधी अवधारणाओं में भी अंतर है। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार मानते हैं, ना कि गुण, जबकि वामन गुण को अत्यधिक महत्व देते हैं। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार मानते हैं, ना कि गुण को, और वामन ने इसको महत्व दिया है, गुण को महत्व दिया है। वामन के अनुसार अलंकार गुण द्वारा संपन्न काव्य शोभा के वर्धक हैं, मूल हेतु नहीं है। पद रचना के उपर्युक्त 10 गुणों को वे स्वीकार करते हैं। वामन के अनुसार पद रचना के संश्लिष्ट संगठन में ओज, शिथिल संगठन में प्रसाद, संश्लिष्ट संगठन में ओज, शिथिल संगठन में प्रसाद, अनेक अर्थ जहाँ एक पद में लगे वहाँ श्लेष, शैली की एक समानता, समता, उतार चढ़ाव की समाधि का क्रम है तो उसे समाधि, समास रहित पद प्रयोग माधुर्य, कठोरता के अभाव से सौकुमार्य, जहाँ वर्ण नृत्य से करते हों वहाँ उदारता, जहाँ स्पष्टता वहाँ अर्थव्यक्ति, नव्यता और चमक में कांति गुणों की उपस्थिति मानी जाती है। यह व्याख्या पद रचना की दृष्टि से है। वामन ने अर्थ की दृष्टि से पुनः भिन्न व्याख्या की है। उनके अनुसार अर्थ की प्रौढ़ता, ओज अनेक विशेषताओं का संगठन, श्लेष विषमता का अभाव। वामन की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से उन्होंने फिर से लिखा है कि अर्थ की प्रौढ़ता ओज है, अनेक विशेषताओं का संगठन श्लेष है, विषमता का अभाव समता है, अर्थ की विशेषता समाधि है, उक्ति वैचित्र्य माधुर्य है, परुषता का अभाव सौकुमार्य है, ग्राम्यत्व की हीनता उदारता है, स्पष्ट अर्थता अर्थ व्यक्ति तथा रस की दीप्ति कांति है। आनंदवर्धन के अनुसार गुण काव्य के धर्म है, काव्यांग अर्थात शब्द अर्थ आदि के नहीं। उनका कथन है, तमर्थम वलंबन्ते येंगिनम ते गुणः स्मृताः। गुण अंगी का धर्म माना गया है, अंग का नहीं। वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, अतः ये गुण रीति के धर्म हैं और काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। दूसरी तरफ आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट आदि आचार्य गुण को रस का धर्म बताते हैं, क्योंकि रस अंगी है। मम्मट के अनुसार ये रसस्थाश्नो धर्मा शौर्यादया एवात्मना उत्कर्षे हेतवस्ते स्युर्चल स्थितयो गुणा। अर्थात जो अश्नी रस के, जो शब्द गलत है शायद, ये रस के अंग सहायक धर्म आत्म के शौर्यादि की भांति अनिवार्य धर्म की तरह निश्चल भाव से विद्यमान होकर रसोत्कर्ष का हेतु बनाते हैं। मम्मटाचार्य
तथा अन्य ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों ने 10 गुणों के अस्तित्व से इनकार किया है। ये केवल 3 गुण मानते हैं, मम्मट और अन्य ध्वनि संप्रदाय के आचार्य। वो गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये गुण रसास्वाद के साथ सामंजस्य द्वारा निश्चित किए गए हैं। ये गुण रसास्वाद के समय सामाजिक, श्रोता या पाठक की 3 अवस्थाओं द्रुति, दीप्ति और प्रसन्नता के साथ सामंजस्य द्वारा निश्चित किए गए हैं। इस तरह से देखने पर माधुर्य, श्रृंगार आदि का ओज, वीर, रौद्रादि तथा प्रसाद सभी रसों का उपकरण है। श्रृंगार परम मधुर, परमाह्लादमय रस है, इसलिए माधुर्य का उससे संबंध स्वाभाविक है। माधुर्य का संबंध चित्त को द्रवित करने से है। चित्त को द्रवित करने से संबंध किसका है? माधुर्य का है। अतः विप्रलंब और करुण रसों में इसकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। ओज का संबंध चित्त की चंचलता या प्रदीप्त हो जाने से है। गुण की दृष्टि से ओज वीर से अधिक विभत्स और उससे अधिक रौद्र प्रचंड माना जाता है। प्रसाद गुण प्रसन्नता और व्यापकता का द्योतक है। और अंत में हम कह सकते हैं कि पूर्व ध्वनि काल के 10 गुणों और उत्तर ध्वनि काल के 3 गुणों में ये पिछले 3 गुण ही मान्य हुए। ये 3 गुण हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये क्रमशः चित्त की द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व के सूचक हैं। व्यापकत्व मतलब प्रसाद, दीप्ति मतलब ओज और माधुर्य मतलब द्रुति। रीति के प्रकार और पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ चुके हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये रीतियां हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। भामा ने वैदर्भी और गौड़ी रीति का उल्लेख किया है। आचार्य दंडी ने इन रीतियों का संबंध विशेषकर गुणों से स्थापित किया है। उनके विचार से जिसमें 10 गुणों का समावेश हो वह वैदर्भी रीति है, और इसके विपरीत जिनमें इन गुणों की शिथिलता हो वह गौड़ी रीति। 10 गुणों का समावेश जिसमें है वह वैदर्भी रीति है। यह किसने कहा है? भामा ने कहा है। और वैदर्भी रीति किसमें है? जिसमें 10 गुणों का समावेश हो और इसके विपरीत इन गुणों की शिथिलता को वह गौड़ी रीति कहते हैं। आचार्य दंडी ने भी 2 ही रीतियों या मार्गों का वर्णन किया है। यद्यपि वे अलंकारवादी थे तथा अलंकारों को काव्य शोभाकरान धर्मान के रूप में देखते हैं, आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इस तरह उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी प्रदेशों की साहित्यिक शैली की विशेषताओं के आधार पर रीतिवादी आचार्य इन्हें रीति या मार्ग के रूप में ग्रहित करते हैं। आचार्य वामन के मतानुसार रीति काव्य की आत्मा है। विशिष्ट पद की रचना रीति है। रीति के 3 प्रकार हैं। वैदर्भी, विदर्भ आदि प्रदेश में प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त है। यह दोष रहित या वीणा के स्वरों के समान मधुर और कुछ इस प्रकार विशिष्ट है, जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़ी रीति क्या है? ओज कांतिमय होती है, इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है, समास बहुल है और उग्र पदों वाली रीति होती है। पांचाली है, माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति ही पांचाली रीति है। तो मित्रों, ये हमने पढ़ लिया है। आचार्य कुंतक के अनुसार भी हम बात कर लेते हैं। आचार्य कुंतक ने प्रदेश विशेष की परंपरा के रूप में रीतियों को न देखकर शुद्ध गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। उन्होंने रीति के त्रिमार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, संप्रति तत्र ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतवा सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्योक मयात्मका। कुंतक ने कवि स्वभाव के अनुरूप 3 रीतियों का मार्ग स्वीकार किया है, सुकुमार, विचित्र, मध्यम। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति का विवेचन कई आधारों और दृष्टियों से हुआ है। ये आधार हैं समास, गुण और अलंकार, वैचित्र आदि। तो हमने पढ़ लिया है अब रीति सिद्धांत संप्रदाय को। अब हम काव्य के गुण और दोष और अलग तरीके से सरल भाषा में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।